बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। तो हम उत्तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से कर रहे हैं, मुरादाबाद के मुद्दों पर बात हो रही है और यहां से बात ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश की बात हो रही है। हमारे साथ आपको बता दें मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद इरफान साहब जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि बिलारी से विधायक के 3 बार जीत हासिल की है और राजनीति इनको विरासत में मिली, इनके पिता भी विधायक रहे, तो लंबा इनको तजुर्बा है राजनीति का। 2022 में कड़ी टक्कर देकर ये चुनाव जीते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने, और सबसे बड़ी बात है दोनों सुर्खियों में रहते हैं। चाहे मेयर साहब की बात करें, मेयर साहब का रक्तदान आपको याद आ गया होगा, मेयर साहब की गाड़ी आपको याद आ गई होगी, मेयर साहब का आरोप ये भी है कि मेयर साहब ने जनरेटर लगा रखा है नाले के ऊपर, ये भी याद आ गया होगा। और विधायक साहब से मोहम्मद इरफान साहब को तो आपने देखा होगा, ये बीबी की कसम खा के सब सच बोलने वाले हैं। ये आपने देखा होगा जब जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इन्होंने पूछ लिया था विधानसभा में कि मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो मंत्री जी खड़े हो गए, पूछा आप अपनी बीवी की कसम खाइए कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। सर बताइए, पानी आ रहा है नहीं आ रहा आपके इलाके में? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमें आज बुलाया। देखिए, हम बड़े गंभीर जगह बैठते हैं, वहाँ इस तरीके की कस्में या इस तरीके की बात करना नहीं शोभा देता, क्योंकि हम जिस विषय पे बात कर रहे थे वो विषय पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय था। हम जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, जिसके तहत तमाम रास्ते खोद दिए गए थे पूरे प्रदेश के। तारांकित प्रश्न जो होता है पूरे प्रदेश का होता है, और हमारा क्वेश्चन ये था कि आपने जो जगह पर आपके ठेकेदारों ने काम किया है, उन्होंने पूरी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाएं पार कर दी और तमाम लूट मचाकर फेंक दी, और उन्होंने जहां पर काम करना था वो काम नहीं कर गए। जो हमारी सरकार थी, तब हमारे वालिद साहब विधायक थे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब हमने जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर, त्वरित योजना के नाम पर सड़कों का जाल बनाया। उन सारी सड़कों के जाल को इन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पर तोड़ दिया। तब हमने उनसे ये पूछा था कि प्रदेश में कोई एक ज़िला आप बताइए जो लगातार आप वादे कर रहे हैं। हम लगातार आपसे, जब से आपकी योजना चालू हुई है तब से हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कब इसे आप कराएंगे, कब इसे कराएंगे। तो जो मेरा गांव है उस पे मेरी बीवी की कसम खिलवाकर ये साबित करना चाहते थे। तब मैंने वहाँ पर ये कहा था, एक गांव का क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ मैं तारांकित क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और पूरी दुनिया मुझे देख रही है, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। मैं कहा एक जिला मुझे आप बता दीजिए। नौबत क्यों आ गई? बीबी की कसम तक नौबत क्यों आ गई विधानसभा के अंदर? वो तो आपको जैसे किसी को ध्यान भटकाना है, आप मुद्दों से हटेंगे तो फौरन से, जैसे आपको कोई बात चल रही है और मुद्दा बदलना होगा, तो वो बीबी की कसम का क्या मतलब? जब हम विधायक हैं तो हमारी कसम खिलवाते, वो किसकी कसम खाते? उनमें तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास वो अल्फाज ही नहीं है जिसकी वो कसम खिला रहे थे। तो हमने कहा कसम की बात नहीं है, मुद्दों की बात करिए। हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं, जिस वजह से हम हाउस में आए हैं हम उसकी बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने वहाँ पर कहा कि जितने दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम दिसंबर तक हर हालत में इसको पूरा कराने का काम करेंगे। एक्सेप्ट किया उन्होंने। सच्चाई आप बताइए हमारे मन से, क्योंकि सदन में तो ठीक है तकरार होती है, सच्चाई है क्या? वहाँ स्थिति है क्या? क्या पानी नहीं है? क्या सड़कें खराब कर दी गई हैं? दिक्कत है क्या? अल्फाज ये है, जल जीवन मिशन एक योजना जो केंद्र और राज्य सरकार की आई, इससे पहले सारे जनप्रतिनिधियों को हैंडपंप मिला करते थे। तो ये तय हुआ कि इन लोगों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हम पानी की टंकी लगाएंगे और ट्रेंचिंग कर हम लोग जो है पानी की निकासी पानी की व्यवस्थाएं कराएंगे। तो नल तो छिन गए हम लोगों से, पानी की व्यवस्थाएं खत्म हो गई। इन्होंने जो टंकी लगाने का वादा किया था, कई साल हो गए, न टंकी लग पाई, न टंकी से पानी आ पाया, और वहाँ पर एक व्यवस्थाएं और ख़राब कर दी, रास्ते और तोड़ डाले। और जहाँ जहाँ पानी चलाने की बात आई, जैसे अयोध्या का मामला है या सीतापुर का मामला है, तो जैसे बादल फट जाता है इस तरीके से टंकियाँ फट गईं और वहाँ पर जेई को एई को सस्पेंड तक कर दिया गया। हालात ये हैं कि बिल्कुल भी इस नाम पर पूरे प्रदेश को लूट लिया गया, पूरा प्रदेश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ना पानी मिल पा रहा, ना पानी की कोई बात हो पा रही। और यही मुद्दा हमने उठाया था और उठाएंगे और पूरी ताकत से फिर उठाएंगे। बिल्कुल। फहीम साहब आऊँगा मैं, पहले मेयर साहब के लिए जोरदार तालियाँ। उन्होंने बेशक ब्लड नहीं दिया होगा, आपको याद होगा उनका वीडियो वायरल हुआ था। मुझे लगा जब भी मेयर साहब मिलेंगे पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने रक्तदान क्यों नहीं किया, क्या गुदगुदी हो रही थी इसलिए उनको हंसी आ गई, क्या हुआ? लेकिन मेयर साहब के लिए तारीफ इसलिए बनती है, और तालियां आप जोरदार बजाइएगा, क्योंकि देखिए प्रदूषण के मामला, प्रदूषण खत्म किया, स्वच्छ हवा
उत्तर प्रदेश में पहला जिला है ये मुरादाबाद। तालियां बजाई भाई। और देश के अंदर दूसरा स्थान है मुरादाबाद का, जो स्वच्छ हवा आपको मिल रही है, जहां प्रदूषण पर काम किया। मेरे साहब ये आपका एक वो है, लेकिन मैं उस पर भी बात करूंगा। ये वाकई में आपके लिए बहुत उपलब्धि है, क्योंकि एक आंकड़ा आया जिसमें मुरादाबाद की स्वच्छ हवा में उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्थान और देश के अंदर दूसरा स्थान है। बहुत अच्छा काम। हम जब एंट्री कर रहे थे तो बहुत आपका काम दिख रहा है। लेकिन मेरे साहब एक बार पहले बताइए, वो रक्तदान वाले दिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, ब्लड देने अब फिर आ रहा है, अब की बार देंगे या नहीं देंगे? आप देंगे या नहीं? मैं अभी भी तैयार हूं, पर डॉक्टर लोग लेने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपकी आयु जितनी है उस हिसाब से हम ले नहीं सकते, बस इतनी सी बात है। अब बोले कि अगर एक लेंगे तो दो ना चढ़ानी पड़ जाए, इतनी बात पे हंसी हो गई थी। पर चलिए कोई बात नहीं, हमने पहले भी बहुत बार दिया है और आगे भी मेरे दिल में इच्छा है कि मैं हमेशा देश के लिए और जरूरतमंदों के लिए रक्त दूं। डॉक्टर अगर वो अभी फिर आ रहा प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, नहीं, इस बार दे देना। बहुत मेरे युवा हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सब इस योग हैं और वो इस काम को कर रहे हैं। और फिर इस देश के लिए जो भी हमारा रक्त है वो आज भी हाजिर है। चलिए मेरे साहब, एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी जब हमने शहर में एंट्री करी तो बहुत चमक रहा है, साइडें, फुटपाथ, बहुत अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था, बहुत तरह तरह की लाइटें देखने को मिली। और इसमें कोई वो बात नहीं है कि मुरादाबाद की आपकी तारीफ बनती है, आपके नगर निगम की आपकी तारीफ बनती है स्वच्छता के लिए। क्योंकि हम जिस इलाके से आए, चाहे नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, ये गैस चेंबर माने जाते हैं जहां प्रदूषण, लेकिन कैसे यहाँ हवा को आपने स्वच्छ रखा? क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों की यहाँ? मैं बताता हूँ। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, वो टाइम पे उन्होंने एक मिशन चलाया। उनका एक विजन था कि हम देश को स्वच्छ कैसे बनाएं। तो एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। आप देखते होंगे कि पहले लोग गांवों में शौचालय वगैरह नहीं होते थे और सब लोग खुले में शौच करने जाते थे। सवेरे सवेरे जब आप ट्रेन के अंदर सफर कर रहे होते तो ट्रेन की लाइनों के किनारे लोग खुले में बोतल लिए हुए शौच करते हुए नजर आते थे। ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा विषय था। उसको दूर करने के लिए जो ये करोड़ों शौचालय भारत में बनाए गए, उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों में एक अवेयरनेस आने लगी और उसके तहत अब ये स्वच्छ सर्वेक्षण हर वर्ष होने लगा, प्रतिस्पर्धा होने लगी। हर आदमी को उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करने का मौका मिलने लगा। अभी हमारी रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारतवर्ष में 131 थी। इससे पहले 95 थी, 95 से घट के 131 में आ गई। हम लोगों को लगा भाई कहाँ कमी हुई, तो पता चला कि ये जो कूड़े के ढेर हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले, वहां पे कमी रह गई। वो जो कंपनी थी उसने काम बंद कर दिया था उस समय जब सर्वेक्षण हुआ। अब के हमने पूरे वर्ष भर लगातार उसकी मॉनिटरिंग की और उसको बेहतर बनाने के लिए 9 लाख टन कूड़ा जो हमारे महानगर वासियों ने किया था, उसको जो हमने उठा के डंपिंग ग्राउंड पर लेके गए, उसको हमने प्रोसेस किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में टॉप 10 में मुरादाबाद का नाम आ गया। इस समय स्वच्छता में आपने स्वच्छ वायु में तो सेकंड हमारा स्थान आया है। पहला नंबर अमरावती का और दूसरा हमारा और तीसरा अलवर का आया। 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले जो शहर हैं उनमें इंदौर और जबलपुर और आगरा आया।
इस तरह। पर अब के हमारा विजन है, हमारा संकल्प है कि हम अपने शहर को स्वच्छता में टॉप 3 में लेके आने का है, और उसके लिए अभी से हमने काम भी शुरू कर दिया है। और डोर टू डोर इसमें कूड़ा, हौसला बढ़ाइए भाई, मेयर साहब का तालिया, वो तीसरे नंबर पर लाने की कवायद में लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं लौटूंगा और भी मुद्दों पर आपसे बात करूंगा कि विजन और क्या लेकर चल रहा है। मेरा फहीम साहब एक बहुत बड़ा मसला, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, और आप इस इलाके से, मुरादाबाद, बिलारी संभल, ये सब लगता हुआ जिला है। वाकई में हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, या आप लोग क्योंकि पार्टी एक विशेष वर्ग का ध्यान रखती है? अब देखिए संभल की वो विकास की बात कर रहे हैं, संभल की डेमोग्राफी चेंज हो गई, बहुत सारी बातें आ जाती हैं यहाँ पर। इसी में इरफान जी मेरा सवाल आपसे यही है, जो मुद्दे आप लोग उठाते हैं वो विपक्ष में होने के नाते उठाए जाते हैं या फिर बीइंग अ मुस्लिम आप लोग उठाते हैं? क्योंकि जैसा कि जेपी ने भी कहा कि भेदभाव का आरोप आप लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारे साथ ही ऐसा कुछ करती है। देखिए, मैं जिस जगह से विधायक हूँ वो बिलारी विधानसभा है। गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का मैं प्रतीक हूँ। 1 लाख मुसलमान वोट और 2.5 लाख हिंदू वोट है मेरी विधानसभा में। और मेरे वालिद साहब 2012 में पहली बार विधायक बने, उसके बाद लगातार मैं 3 बार विधायक बना। मेरे वालिद साहब को 52,000 से ज़्यादा वोट मिले। जब मैं चुनाव दूसरा लड़ा 16 का चुनाव, तो मुझे लगभग 86,000 वोट मिले। और जैसे ही मैं तीसरा चुनाव लड़ा तो लगभग मुझे 92,000 वोट मिले। और अब 2022 का मैं आम चुनाव लड़ा तो लगभग 96,000 मिले। और अभी 2024 के चुनाव में मुझे लगभग 1 लाख के करीब मेरी विधानसभा में वोट मिले। देखिए, बात दरअसल ये नहीं है, बात है मुद्दों की। हम लोग जनता के सेवक हैं। हमारा मकसद है, जब हम जीत कर आते हैं तो उसके बाद हम सबके विधायक हैं, हम सबका काम करेंगे, सबकी भावनाओं का आदर करेंगे। उन्होंने जिस वजह से हमें भेजा है उस वजह को पूरा मुकम्मल करेंगे। तो फिर सपा पीडीए क्यों कहती है? पीडीए है तभी तो मैं जीत रहा हूँ। नहीं, तो फिर भी आप, अगर वो हिंदू मुसलमान करे तो आप पीडीए कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ तो आप जाति का कार्ड खेल रहे हैं फिर। बड़ा अच्छा आपका मुद्दा है। बेसिकली मुद्दा है इस वक्त भ्रष्टाचार, नौजवानों के रोजगार का। इस वक्त मुद्दा है जो तकलीफें हैं, जो कोरोना काल में मौतें हुई, इसके बाद डेंगू से मौतें हुई। आज किसान बेइंतहा परेशान है। आज देखिए कि पूरी तरीके से महिलाएं असुरक्षित हैं। आप बात करिए, हम लोग बात करते हैं कि इस वक्त विकास होना चाहिए। हम चाहते हैं जैसे लोहिया और जनेश्वर जी के नाम पर गांव सैचुरेट हुए, हम चाहते हैं कि आप अटल जी का नाम रख दीजिए, आप चाहें जिसका नाम रख दीजिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने विकास कराया आप विकास क्यों नहीं कराते? हम चाहते हैं विकास की बात करें, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम चाहते हैं एक दूसरे को नौकरी की बात करें, ये लोग दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाइए, ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि सड़कों का जाल बनाइए, एक सड़क नहीं बनाने का काम करते, एक गांव को सैचुरेट नहीं करते, नाली सही नहीं करते, पानी तक नहीं देते। लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं उनके मुद्दों को भटकाने का सिर्फ ये एक जुमला इस्तेमाल करते हैं। विधायक साहब, ये तो बहुत कहते हैं ना, ये कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईवे का जाल बिछा दिया। अभी आप भूपेंद्र चौधरी जी को भी सुन रहे थे, ये कहते हैं कि पहले बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे, पहले सपा का नारा था खाली प्लॉट हमारा। तो ये सब चीजें तो बदली, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, आपको भी पता है 2012 में क्या हुआ, 2012 में क्यों लौटे आप, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी सरकार कैसे चली गई, ये आपको पता है। और कानून व्यवस्था के बेहतर मुद्दे पर ये लौट कर आ गए। तो चीजें तो बदली हैं, ऐसा नहीं है जो ये दावा करते हैं। आवाम की आवाज नकारे खुदा है। अभी तो 2024 में हमने आपको दिखाया है, अभी हमने इनको हराया नहीं। 37 सीटें हमने जीत के बैठे हैं आपके सामने, हमने तो अयोध्या तक में हरा दिया। आप देखिए हमारी सरकार, देखिए आवाम जो है वो किसी को अर्श पर किसी को फर्श पर रख देती है। कमियां निकालना बहुत आसान है, आवाम को स्वीकार करना चाहिए। आवाम जिससे मोहब्बत करती है उसी को चुनती है। और ये तरीका नहीं कर रहे क्या बीजेपी वाले, सिर्फ हिंदू मुसलमान मुद्दों से ध्यान भटका रहे? आप मेयर हैं, आप हैं बीजेपी से, पर जवाब तो देंगे ना। अपने बिलारी की बात कर रहे हैं और मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। और मुरादाबाद बदल रहा है, आपने देखा है। और इस बात को हमारे फहीम साहब भी एक्सेप्ट करेंगे कि जगह जगह ये जो बुलडोजर चल रहा है आपका, सर बुलडोजर जो चल रहे हैं ना जगह जगह, उस पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो बुलडोजर चल रहे हैं ना शहर में, शहर को अतिक्रमण मुक्त बना रहे हैं, आसपास के इलाकों में जो बुलडोजर चल रहे हैं। लोग अपने आप अपनी स्वेच्छा से अपने आप तोड़ लेते हैं अगर कहीं एनक्रोचमेंट होता है तो। हमारे यहाँ तो प्यार भरा माहौल है, हिंदू मुस्लिम कहीं भेदभाव है ही नहीं। मैंने अगर 12 साल में कहा जाए
तो कम से कम 15,000 सड़कें और गलियां बनवाई होंगी, मुस्लिम क्षेत्रों में भी बराबर बनवाई होंगी, और मेरे यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं, एक तरफा। हाँ, एक बात की मैं अपेक्षा जरूर करूंगा कि हमारे यहाँ देहात क्षेत्र से समाजवादी के विधायक हैं, वो अपना काम बता दें कि भाई मैंने क्या काम किया, जनता ने तो उन्हें भी जिम्मेदारी दी, और सौभाग्य से सांसद भी इस समय, वो तो कह देंगे ना हम तो विपक्ष में बैठे भैया। तो फिर जनता के बीच में जाने का लाभ क्या हुआ? जनता उन्हें क्यों चुने? जनता को उन्हें चुनना चाहिए ना जो पार्टी में है। फिर भाई आपको जनता ने चुन के भेजा है, आपका जनता के प्रति जवाबदेही है। हमारे यहाँ निगम में भी विपक्ष के भी पार्षद हैं, वो भी हमारे पास आते हैं, काम लेके आते हैं, उनके काम भी हम करते हैं। तो ऐसे ही सांसद जी हो, वो अपने यहाँ पे योजनाएं लेके आवे, विधायक हैं वो भी अपनी योजनाएं लेके आए, हमारे फहीम साहब हैं समाजवादी के, फिर भी अपने बिलारी में काम करा रहे हैं ना। तो ये चलिए मैं यही पूछ रहा था फहीम साहब, क्योंकि अब 2027 से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ये कहना चाहता हूँ, मेरे सब आ रहा हूँ लौट के। हमारे यहाँ कहावत है ना, हाँ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो अगर हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर विकास को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। वो इसलिए हाथ नहीं मिलाते ना, आप हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं। हमने वो हमारे यहाँ नहीं कहते। चले मैं फहीम साहब, क्योंकि अब 2027 की लगभग सुगबुगाहट हो गई है शुरू, क्योंकि 2026 में पंचायत चुनाव, फिर 2027 की तैयारी और अभी है। क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा के और किन मुद्दों पर आपने काम किया अब तक? जनता के बीच जाएंगे तो ये मुद्दे आप कहेंगे कि भैया मुझे इस आधार पर आप वोट दीजिए। देखिए, पूरे प्रदेश में इस वक्त आवाम ने मन बना लिया है और ये महसूस हो चुका है कि आवाम अब सुकून चाहती है, आवाम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती है, आवाम के बच्चे और बच्चियां आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। धर्म तो आस्था का नाम है, हर दिल में मोहब्बत है अपने धर्म के लिए। कोई मुसलमान हो या कोई हिंदू हो, अमर कोई नहीं है, लेकिन जिसने जिस घर में जन्म लिया है उसे उसी को फॉलो करना है। लेकिन मकसद सबका ये है कि हम कोशिशें करते हैं, और घर पे कोई नमाज़ पढ़ता है तो अपने अल्लाह से कहता है कि मैंने कोशिश कर ली, अल्लाह ताला अब कामयाबी अता फरमा। और हिंदू भाई भगवान के आगे सर झुकाता है कि भगवान अब मैंने कोशिश कर ली, अब तेरा सहारा मेरे साथ है। तो यही एक नियम है इस पूरे देश का। ये सारा देश, संस्कृति, मोहब्बत इस पूरी दुनिया में जानी जाती है, गंगा जमनी तहजीब। तो ये चीज़ें लगातार चलती चली आई हैं, इसी से ये देश चल भी रहा है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब जहन में ये बात आ जाएगी तो हम इसी मुद्दों को लेकर के, जिस मुद्दों पर हम आए थे 2012 में, हम विकास की बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, स्कूलों की बात करेंगे, ख़ास तौर पर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, जो हमारे यहाँ मंडी समिति की स्थापना होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। लोगों के आगे बढ़ाने में जो जो अहम भूमिका निभानी चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है, उस पर हम बात करेंगे। इंशाअल्लाह आवाम ने हमें चुना है, हिंदू और मुसलमानों ने हमें मोहब्बत दी है, उनका आशीर्वाद, दुआएं हमारे साथ हैं। हम कावड़ यात्रा हो उसमें भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे जागरण का मामला रहा हो, या साईं पालकी का रहा हो, या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस रहा हो, या गुरुद्वारे में कोई भी काम रहा हो, या जिस भी धर्म में रहा हो, या अम्बेडकर जी का मामला रहा हो। इरफान जी, बीच बीच में लेकिन ऐसे मुद्दे होते हैं कि आप लोगों को लगता है कि जानबूझकर आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे अभी कावड़ यात्रा का आपने जिक्र कर दिया, उस दौरान पहचान की बात सामने आई, तब आप लोगों की तरफ से आवाज उठाई गई। दूसरा ये कि अगर सड़कें वो लोग बना रहे हैं तो फिर ओवर स्पीडिंग आप लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े चालान आपके नेता के आ रहे हैं। वो तो सभी के आ रहे हैं। आप देखिएगा, जो गलत करेगा, चाहे वो नेता समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, जो नियम तोड़ेगा उसमें अकेले समाजवादी के नहीं हैं। आप देखिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी। फिर आपके नेता ने भड़काई ना, कहाँ पर? संभल में फिर आपके सांसद ही भड़का रहे। उस पर जांच चल रही है, आप गौर करें, उस पर पूरी तरीके से गौर करें। देखिए, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना बेहतर नहीं है। सरकार, ये मुद्दा कोर्ट में चला गया है, जो कोर्ट में जाने के बाद ये तय होगा। आपने देखा भी होगा, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, मैं वही चाहता हूँ कि हम सिर्फ बात करें, ये हम छोड़ें कोर्ट पर, क्योंकि दोनों तरीके से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और सांसद जी अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। दूसरी चीज़, हम ये चाहते हैं कि टारगेट कर काम नहीं करना चाहिए। आवाम की वजह से हम चुने जाते हैं, आवाम की जो मसले हैं उन पर बात करनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूट हो रही है,
आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप देखिए आज तक कभी ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसा हाल ही नहीं हुआ कि उनके साथ आप जाति देखिए किस हद तक हो रही है। वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। आप गौर करें, ख़ास तौर पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि जो सड़कें हैं, मैं अपनी बता दूं आपको, हम कोशिशें बहुत करते हैं। हमारी विधायक निधि है, हमारे पास मात्र 5 करोड़ की निधि आती है और उसमें हमारा 18% GST चला जाता है। तो हम लोग नई सड़कें कहाँ से बनवाएं? इतनी पार्शलिटी हमारे साथ की जाती है कि जो हम लोग अपनी सड़कें देते हैं उसको हम लोगों को नहीं दिया जाता। एक भी नई सड़क अभी मेरी विधानसभा में नहीं बनी है, एक भी नई सड़क अभी तक नहीं बनी है। मैं 8.5 साल से विपक्ष में बैठा हूं, लगातार लिख कर देता हूं, लेकिन नई सड़क का कोई भी अभी तक मेरे प्रस्ताव पर अमल नहीं लाया गया। चलिए, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, आपसे एक मेरा सवाल, फिर मेयर साहब से। आप क्या रोड मैप है अपनी बिलारी विधानसभा को लेकर, आपका भविष्य को ले? हम चाहते हैं कि जब मेरी विधानसभा का कोई बाशिंदा कहीं बाहर जाए तो वो फख्र से कहे कि मैं बिलारी का बाशिंदा हूं, जहां हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कायम है। और मैं ये चाहता हूं अपनी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाऊं, अपने यहाँ डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाऊं, अपने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेकर के आऊं, अपने यहाँ वो सारी योजनाएं जो आदर्श विधानसभा में हो सकती हों वो लेकर के आऊं। मेरा मकसद अपनी आवाम के लिए जिंदा रहना है और मरना है। मेरे वालिद साहब ने भी खिदमत के जज्बे से काम किया। 4 साल बनाम 40 साल वो काम करके गए, चमन बनाकर बिलारी को चले गए। जो अधूरे काम रह गए हैं, अब 27 में जब सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ताला, तो मेरा ख्वाब यही है, मेरा मकसद यही है, मैं हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेके चलूं, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ूं और अपनी विधानसभा का नाम रोशन करूं और मेरी विधानसभा वाले खुशी से कहें कि हमारा विधायक हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का प्रतीक है, जो कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। चलिए सर, मेयर साहब आपसे मेरा यही आखिरी सवाल, क्योंकि जैसे जीत की हैट्रिक इनकी है, जीत की हैट्रिक आप लोगों की भी है, आपकी फैमिली में 30 बार, तो जीत का चौका आपका भी लगे, इनका भी लगे। क्या रोड मैप है? आपने बदलाव किया मुरादाबाद में एक मेयर के तौर पर, आगे क्या क्या रोड मैप है आपका? मैं आपके मंच से केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आपका विजन ठीक है और आपकी भावना ठीक है तो आप काम निश्चित तौर पे कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। मैं विपक्ष में भी रहा 5 साल, 12 से 17 तक जब मेयर थे, समाजवादी की सरकार थी, उस टाइम पे भी मुरादाबाद का विकास बराबर हुआ और 17 से 22 तक भी रही हमारी, तभी भी विकास और हुआ और अब उसके बाद भी तीसरी गवर्नमेंट में भी लगातार विकास बढ़ रहा है। अगर हम अपने आप को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर अपने नगर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम करेंगे तो ये आम जनता आपके साथ जुड़ेगी, आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जनता सब देख रही है। और मैं ये कहता हूं, काम बोलता है। आप मुरादाबाद में देख रहे हैं, काम बोल रहा है। मेरे को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा पूरे भारत में वायु प्रदूषण में 2nd स्थान आया, स्वच्छता में 10वां स्थान आया। तो ये क्या है? ये जन भागीदारी है। ये केवल एक जाति, धर्म और उसके आधार पर नहीं है, ये पूरे महानगर के सारी जनता को एक साथ लेके चलने का परिणाम है। और हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद, स्वच्छ मुरादाबाद और स्वस्थ मुरादाबाद, इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बना और आप देखिए आने वाले टाइम में मुरादाबाद में बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। आपने अभी संविधान पार्क आपके पीछे ही बना हुआ है, आप अभी करिए, उसको शूट करिए। यहाँ सॉलिड वेस्ट का हमने अवेयरनेस सेंटर बनाया है, वो एक बहुत बड़ी चीज है आने वाली पीढ़ी को समझने के लिए। बाकी बहुत सारी और हमने बनाए हैं। सारे महापुरुषों को
स्थान दिया है मुरादाबाद में, अब एक सांस्कृतिक नगरी और पर्यटन नगरी के तौर पे उभर रही है। चलिए सर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है आप लोगों का, आपका, क्योंकि जनता आपको प्यार दे रही है और तभी आप लोग चुनकर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को भविष्य के लिए, आप हमारे मंच से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारी हर वर्ग हर सेक्टर से बात हो रही है कि आखिरकार कैसे मुरादाबाद जिले में विकास हो रहा है या कौन कौन से ऐसे मुद्दे, हर सेक्टर के लोगों से हम बात कर रहे हैं और ये बातचीत हमारी अभी आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और फ़हीम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप मंच पर ही रहें। और फिलहाल के लिए विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगी कि आप स्थान ग्रहण करें और हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फ़हीम जी को मोमेंटो भेंट करके उनका सम्मान करें। बेलारी के विधायक हैं, वक्त वक्त पर अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। हाल फिलहाल में विधानसभा में मुद्दा उठाने के चलते चर्चाओं में आए थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ज़रिए ये अपनी क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं विधानसभा को, और अलग टारगेट है।